बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 81 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम आइंदा एहतियात करेंगे। मैंने कहा गलती मेरी थी, मुझे ये सोचना चाहिए था कि उस तरफ जाना मुनासिब होगा या नहीं। बहरहाल भूल जाओ इस बात को, मैंने कहते हुए हल्के से उसका गाल थपथपा दिया। सोनिया ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर वो बैग उठाकर अपने कमरे में चली गई। जानकी सामने वाले सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। सोनिया का गाल थपथपाना शायद उसे अच्छा नहीं लगा था। बड़े मेहरबान हो रहे उस पर। जानकी के लहजे में हल्का सा तंज था। सोनिया अच्छी लड़की है, मासूम, और वो यकीनन अच्छी है। जानकी ने मेरी बात काट दी। मुझसे ज्यादा हसीन और जवान है, और उसी की मासूमियत में मैं 2-4 दिन से देख रही हूँ वो हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है। गलत मत समझो जानकी, मैंने उसे घूरा। तुम जानती हो चंद रोज पहले उसकी माँ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उस पर गद्दारी का इल्जाम था, जबकि सोनिया मुहिब्बे वतन लड़की है। वो अपनी माँ की पेशानी से गद्दारी का दाग मिटाना चाहती है, और वो सींग फूंक जैसे शख्स को बेरहमी से कत्ल कर चुकी है। उसे हमदर्दी की जरूरत है। इसमें शुबा नहीं कि तुम सब लोग उससे अपनाइए तो हमदर्दी का इजहार कर रहे हो, लेकिन उसका झुकाव अगर मेरी तरफ ज्यादा है तो इसमें चंबे की क्या बात है। तुम बिला वजह उस पर शक करी हो, जबकि तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ। जानकी ने गहरा सांस लिया। लेकिन न जाने मुझे ये डर क्यों है कि ये लड़की पत्थर में जोंक लगाने में कामयाब हो जाएगी। वह मैं तुम्हारा, मैंने कहा 1:30 बजने वाला है, जाओ जाकर सो जाओ। और तुम? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं यहीं सोफे पर लेट जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानकी मुझे घूरती हुई कमरे में चली गई। मैं सोफे के कुशन को तकिया बनाकर लेट गया। मेरा ध्यान एक बार फिर थाई की तरफ चला गया था। वो न जाने किस साल में होगी और उस पर क्या जुल्म हो रहा होगा। 3 बजे के करीब जब मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी तो अपने करीब आहट सुनकर मैंने आंखें खोल दी, और फिर सोनिया को करीब खड़े देखकर मैं उठ गया। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। ये देखो। उसने हाथ में पकड़ी हुई डायरी की तरफ इशारा किया। उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। मैं कहती थी ना कि मेरी माँ बेगुनाह है। वो अपनी खुशी से मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं होगी। लो ये देखो, मम्मी ने इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लो इस डायरी को। वो मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गई और डायरी मेरे हाथ में थमा दी। मैं उस डायरी को उलट पलट कर देखने लगा और सोनिया ने मेरे हाथों में डायरी खोल दी और ओराक पलटते हुए एक जगह रुक गई और उंगली रखते हुए बोली, इसे पढ़ो, ये मेरी मम्मी की तहरीर है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मम्मी को किस तरह फंसाया गया था। मुझे थाई जबान के इंसों की तो शनाख्त थी, लेकिन कोई तहरीर नहीं पढ़ सकता था। इस सफ़े पर 6 महीने पहले की तारीख दर्ज थी। सोनिया, मैंने कहा, यह तहरीर थाई जबान में है और मैं थाई जबान नहीं पढ़ सकता। सोनिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, उसने कहा, और डायरी मेरे हाथ से लेकर वो तहरीर पढ़ने लगी। वो तहरीर वाकई चौंका देने वाली थी। रंगसंत की उस तहरीर के मुताबिक 6 महीने पहले पुलिस चीफ ने उसे एतमाद में लेकर शहनशाह के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में आगाह किया था, और उसे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि इस साजिश में शरीक लोग बहुत ताकतवर हैं। दरहकीकत शहनशाह के खिलाफ इस साजिश के ताने बाने कई बरसों से बुने जा रहे थे, और उन दिनों गोल्डन ट्राइएंगल के जनरल खोराट से राब्ते की कोशिश जारी थी ताकि उसे भी साजिश में शरीक कर लिया जाए। जनरल खोराट को साजिश में शरीक करने का मकसद एक ये भी था कि अगर साजिश नाकाम हो जाए तो साजिशी गोल्डन ट्राई एंगल में पनाह हासिल कर सके और वहां से शहनशाह के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक शुरू कर दें। पुलिस चीफ ने रंगसंत को धमकी दी थी कि अगर उसने उन लोगों के लिए काम ना किया तो वो सिर्फ उसकी बेटी को अगवा करके गोल्डन ट्राई एंगल पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि खुद उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ साजिश की कामयाबी की सूरत में उसे एक बड़े ओहदे का लालच दिया गया था। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। कोई भी शरीफ आदमी खुशी से किसी बुराई की तरफ मायल नहीं होता, बल्कि उसे मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। रंगसंत के साथ भी यही धोखा हुआ था। वो अपनी खुशी से साजिश में शरीक नहीं हुई थी, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। सोनिया डायरी के अगले सफ़ात पढ़ती रही। इस साजिश के हवाले से मुख्तलिफ तारीखों में इंदराजात और कुछ ऐसे नाम भी थे जो हुकूमत में कलीदी ओहदों पर फायज थे। डायरी में काटी में होने वाली खुफिया मीटिंग से 1 रोज पहले तक की यादाश्तें दर्ज थी। आखिरी सफ़े पर इस मीटिंग में शरीक होने वालों के नाम और रंगसंत की जिम्मेदारियां भी दर्ज थी। मैं ना कहती थी कि मेरी माँ बेगुनाह है। वो डायरी बंद करते हुए बोली, ये डायरी मेरी माँ की बेगुनाही का सबूत है, और मेरा ख्याल है तुम ये डायरी लेने के लिए ही अपने कॉटेज गई थी। मैंने पूछा। हाँ, सोनिया ने कहा, मुझे मालूम था कि मेरी मम्मी बाकायदगी से डायरी लिखती है, और मुझे यकीन था कि इस साजिश के बारे में भी उसने कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। अब मैं मुतमईन हूँ, मेरी माँ गद्दार नहीं थी, उसे गद्दारी के लिए मजबूर किया गया था, और अब तो उन लोगों से मेरी नफरत कई गुना बढ़ गई है जो मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है। वो लोग गोल्डन ट्राइएंगल तो क्या जहन्नुम में भी पनाह हासिल कर ले तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे उस वक्त तक चैन ही नहीं आएगा जब तक उनकी बोटियां काट कर कुत्तों को ना डाल दूं। मैं बड़ी गहरी नजरों से सोनिया की तरफ देख रहा था। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख था। मैं कुछ कहना चाहता था कि अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर पीछे गर्दन घुमाकर देखा। वो जानकी थी जो सर पर बालों का जूड़ा बनाती हुई इसी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। इस वक्त सोनिया मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी
उसे मेरे साथ इस तरह बैठे देखकर जानकी ठिठक गई। उसकी आंखों में सुर्खी और गहरी हो गई। तो ये बात है। वो बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए उर्दू में बोली। इसलिए तुम यहाँ लेटने पर बजीद थे। अगर पहले से कोई प्रोग्राम तय था तो कमरे में चले जाते, मैं यहाँ सोफे पर सो जाती। जानकी मेरे हल्क से गुर्राहट निकली। कोई बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या कह रही हो। ये देख रही हो? मैंने सोनिया के हाथ से डायरी झपट कर जानकी को दिखाई। ये इसकी माँ की डायरी है, जिसके लिए ये आज अपने काटी गई थी। इसे शुरू ही से यकीन था कि इसकी माँ बेगुनाह है। उस साजिश में शरीक होने पर मजबूर किया गया था उसे। पहले ये अपने कमरे में बैठी खुद ये डायरी पढ़ती रही और फिर मेरे पास आ गई। ये मुझे डायरी में लिखी हुई अपनी माँ की यादाश्तें सुना रही थी। और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात ही घुसी हुई है। न जाने तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मेरे तेवर देखकर जानकी के चेहरे के तासरात बदल गए। सॉरी भाईदान। वो आगे बढ़कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। बहरहाल क्या है इस डायरी में, लो खुद ही पढ़ लो। मैंने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। सोनिया अगरचे उर्दू नहीं समझती थी, लेकिन हमारे लब्बो लहजे और चेहरों के तासरात से वो कुछ समझ गई थी कि हमारे दरमियान तलख कलामी उसी की वजह से हुई थी। वो सिरक कर मुझसे कुछ दूर हट गई। जानकी डायरी के वो सफ़ात पढ़ रही थी जो मैंने खोलकर उसके सामने किए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद कुछ इक्तबासात पढ़ने के बाद उसने डायरी बंद कर दी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, डायरी पढ़ने के बाद तो ये कहा जा सकता है कि सूरत-ए-हाल वो नहीं जो हम या दूसरे लोग समझते हैं। ऐसी धमकियां देकर तो किसी से भी कोई काम करवाया जा सकता है। बहरहाल अब क्या इरादा है। ये डायरी मैं सुबह तालुब के हवाले कर दूंगा और महाराज से भी इस सिलसिले में बात करूंगा, ताकि तहकीकात करने के बाद रंगसंद के बारे में सही फैसला किया जा सके। इस डायरी में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनसे रंगसंद की इस तहरीर की तस्दीक की जा सकती है। वैसे मैं तुम्हारी इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ कि इस किस्म की धमकियां देकर किसी से कोई भी काम करवाया जा सकता है। बहरहाल मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है। तुम सोनिया को साथ लेकर उस कमरे में चली जाओ। इसे इस वक्त हमारी हमदर्दियों की जरूरत है। मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ। मैं कहते हुए उठ गया और वो डायरी भी जानकी के हाथ से ले ली। अपने कमरे में आकर डायरी मैंने तकिए के नीचे रख ली और इस नई सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता हुआ लेट गया। मैं ज्यादा देर तक आंखें खुली नहीं रख सका। जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। सरदार तालुब सुबह 9 बजे पहुंच गया। मुझे भी जगा दिया गया। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी आंखों में शदीद जलन थी। ताम ठंडे पानी से गुसल करके मैं अपने आप को कदरे बेहतर महसूस करने लगा। नाश्ते में सरदार तालुब भी मेरे साथ शरीक था। मैंने रंगसंद की डायरी की बात छेड़ दी। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनता रहा। मैंने वो डायरी भी अपने कमरे से लाकर उसके सामने रखी। मेरी बात खत्म हुई तो वो डायरी खोलकर कहीं से कहीं रंगसंद की तहरीर पढ़ने लगा। क्या चाहते हो? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। इस डायरी का क्या किया जाए? मैं जानकी के साथ आज ही किसी न किसी तरह गोल्डन ट्रायंगल में दाखिल होना चाहता हूँ। मैं महाराज से भी फोन पर बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम ये डायरी किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स के हवाले कर दो जो इसे रत्नाकोसन या हुकूमत के किसी और जिम्मेदार शख्सियत तक बाहिफाजत पहुंचा सके। अगर तहकीकात से साबित हो जाए कि रंगसंद की ये तहरीर दुरुस्त है और वो वाकई बेगुनाह थी तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा। बात कुछ समझ में आती है, तालुब बोला। जिस तरह हमने रंगसंद की बेटी को अपने कब्जे में लेकर उस कॉटेज में होने वाली खुफिया मीटिंग का प्रोग्राम और दूसरी बहुत सी बातें मालूम कर ली थी, उसी तरह रंगसंद को भी धमकी देकर काम करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। बहरहाल इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे लिए गोल्डन ट्रायंगल जाना जरूरी है? उसने खामोश होकर मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। भाई है सरदार तालुब, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा है। मैं वो मंजर किस तरह भूल सकता हूँ जब मेरी माँ को खंजरों के पेट दर पे वार करके नहायत बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और मेरे बाप का पेट और सीना चाक किया गया। उनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं तो मेरी रूह तक कांप उठती है। और फिर चाचा प्रताप सिंह उसे भी मेरी नजरों के सामने गोलियों से छिलनी कर दिया गया। उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया। बात अगर जो पुरानी हो चुकी है, लेकिन सीने में इंतकाम का लावा पक रहा हो तो कोई भी बात पुरानी नहीं होती। मेरी रूह पर लगाए जाने वाले बरसों पुराने ये जख्म आज भी हरे हैं और ये घाव उस वक्त तक मंदेमल नहीं होंगे जब तक मेरे अंदर का आतिश फिशा फटकर उन लोगों को बुसम नहीं कर डालेगा। मैं खामोश हो गया। तालुब मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बैठा रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने बात जारी रखी। तुम अंदाजा लगा चुके हो कि वो कितने सफाक और बेरहम हैं, कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, सरदार तालुब ने कहा। ऐसे लोगों को माफ कर देना वाकई इंसानियत पर जुल्म होगा, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल, मैं उनके पीछे जहन्नुम तक जाने को तैयार हूँ। मैंने उसकी बात काट दी और कहा, मेरी तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त है सरदार, रंगसंद के बारे में तहकीकात करवाना और सोनिया का ख्याल रखना। इसे अपनी सरपरस्ती में ले लेना। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसे सही रास्ता मिल जाए तो मेरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल तक जाना है। अपने अकम में सोनिया की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मास्टर, वो आगे बढ़ते हुए बोली, ये अल्फाज तो मैंने कहे थे कि मैं अपनी माँ के कातलों की तलाश में गोल्डन ट्रायंगल तो क्या जहन्नुम तक जाने को तैयार हूँ और मैंने अपना फैसला बदला नहीं है। दारा वगैरह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और मेरी माँ के कातिल नहीं है,
वो सिर्फ हमारे नहीं, इंसानियत के भी मुजरिम है और मैं उन्हें इबरतनाक सजा देने का फैसला कर चुकी हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं अकेली उस जहन्नुम में कूद पड़ूंगी। मैं और सरदार थालूब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। सरदार थालूब ने अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। सोनिया कुर्सी पर बैठ गई तो लूमा ने फौरन ही उसके सामने चाय का कप रख दिया। सरदार थालूब और मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक सोनिया को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही। इसी दौरान में रंगोली और जानकी भी आ गई। वो भी उसे समझाने की कोशिश करती रही, मगर सोनिया पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उसकी बस एक ही जिद थी कि हमारे साथ जाएगी। ठीक है, बिलाखिर मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अफसोस होगा। मैं सरदार थालूब की तरफ मुतवज्जो हो गया। हमारे जाने का क्या तरीका हो सकता है? अभी थोड़ी देर बाद हम चलते हैं, सरदार थालूब ने जवाब दिया। उस इलाके का जायजा लेकर तुम खुद ही फैसला कर लेना कि क्या तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। और फिर उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं, जानकी और सरदार थालूब उसकी जीप पर सवार गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जा रहे थे। सोनिया को इसलिए कांटे में छोड़ा गया था कि गुज़िश्ता रात उस कांस्टेबल ने होश में आने के बाद बता दिया था कि चोरों की तरह अपने कांटे में घुसने वाली सोनिया ही थी। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसका वो हुलिया ठीक से नहीं बता सका। पुलिस ने रात ही को सोनिया की तलाश शुरू कर दी थी और अब भी उसे पूरे शहर और नवाई इलाकों में तलाश किया जा रहा था। इसलिए इस वक्त सोनिया का हमारे साथ जाना मुनासिब नहीं था। रंगोली को भी सोनिया की वजह से कांटे में छोड़ दिया गया। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम दरियाए माए खाम पर उस जगह पहुंच गए जहां सियाहों के लिए एक बहुत बड़ी तफरीह गाह बनी हुई थी। मैं पहले बता चुका हूं कि दरियाए मेकांग और दरियाए माए खाम इस इलाके में इस तरह मिलते हैं कि अंग्रेजी के हरूफ वाई की शक्ल बन जाती है और इस हरूफ की दाईं तरफ की ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई लकीर दरियाए मेकांग है जो थाईलैंड और लाओस के दरमियान सरहद का काम देता है, जबकि दूसरी तरफ माए खाम रिवर थाईलैंड की हदूद में ट्राइबल सेंटर की तरफ जाकर 2-3 शाखों में तकसीम हो जाता है। इन दोनों दरियाओं के मुकाम इत्तिसाल से जो तकून बनती है वही दरअसल गोल्डन ट्राई एंगल है, जो आगे जाकर कुशादा होती चली जाती है। एक तरफ बर्मा और दूसरी तरफ लाओस के कुछ सरहदी इलाके भी इस तकून में शामिल हो जाते हैं। मुकामी इंतजामिया ने सियाहों की सहूलत के लिए दरियाए माए खाम के किनारे पर एक बहुत बड़ी तफरीह गाह बना दी थी। यहाँ कई अच्छे रेस्टोरेंट और कॉटेज भी थे। सियाह यहाँ अगर दरिया के दूसरे किनारे से शुरू होने वाले गोल्डन ट्राई एंगल के इलाके को देखते और तस्वीरें खींचते और इस बात पर फख्र महसूस करते कि उन्होंने गोल्डन ट्राई एंगल के नाम इस खित्ते की झलक देखी है, जहाँ से दुनिया भर को हिरवन और दीगर मुनशियात का जहर सप्लाई किया जाता है। 2-3 दिन से हालात चूंकि कुछ बेहतर थे, इसलिए यहाँ भी कुछ रौनक थी। अंदरूनी मुल्क और गैर ममालिक से आए हुए सियाह इधर उधर टहलते हुए सामने गोल्डन ट्राई एंगल को देख रहे थे। कुछ लोग रेस्टोरेंटों के सामने वसीउ अरीज चबूतरों और टेरेस पर बैठे दूरबीनों से उस तरफ देख रहे थे। यहाँ दरिया के किनारों पर 2-3 घाट भी थे जहाँ दरिया की सैर के लिए मोटर बोट्स दस्तयाब थी। यहाँ दरिया का पाट 1000 मीटर से किसी तरह भी कम नहीं था। दरिया खासा गहरा और बहाव बहुत तेज था। बाओ की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर यह दरिया मेकांग रिवर से मिलता था। जानकी और सरदार थालूब जीप से उतरकर इधर उधर टहलते रहे। हमारा अंदाजा ऐसा था जैसे हम सरदार के मेहमान और वो हमें सैर कराने के लिए यहाँ लाया हो। एक आदमी सरदार थालूब को देखकर तेजी से हमारी तरफ आया। वो एक रेस्टोरेंट का मालिक था और उसने सरदार थालूब को पहचान लिया था। वो बड़े मुदवाना अंदाज में सरदार से मिला और फिर हमें रेस्टोरेंट में ले आया। अंदर बैठने की बजाय हमने बाहर टेरेस पर बैठने को तरजीह दी। होटल का मालिक एक वेटरेस के साथ मशरूबात लेकर आ गया। वो सरदार थालूब को अपना मेहमान बनाकर बहुत खुश था। मालिक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया तो सरदार थालूब सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सामने पहाड़ियां और घना जंगल है। यहाँ जनरल खोराट के आदमी 24 घंटे छुपे पैरा देते रहते हैं। यहाँ से गोल्डन ट्राई एंगल की जमीन पर कदम रखना मुमकिन नहीं। अलबत्ता वो खामोश होकर उस कश्ती की तरफ देखने लगा जो सियाहों से भरी हुई थी। वो बड़ी कश्ती थी, उसमें इंजन भी लगा हुआ था और रंग बिरंगे बादबान भी थे। कश्ती में तकरीबन 20 अफराद सवार थे। उनमें औरतें भी थी, मर्द भी और बच्चे भी। कुछ लोगों के हाथों में कैमरे थे, कुछ लोग आंखों से दूरबीनें लगाए हुए थे। 2 जवान औरतें ऐसी थी जिनके पास मूवी कैमरे थे। वो गोल्डन ट्राई एंगल की मूवी बना रही थी। कोई कश्ती वाला आमतौर पर दरिया की निस चौड़ाई उबूर नहीं करता, मगर उस कश्ती पर सवार सियाह शायद बोटमैन को दूसरे किनारे के ज्यादा से ज्यादा करीब जाने पर मजबूर कर रहे थे ताकि गोल्डन ट्राई एंगल का ज्यादा करीब से नजारा कर सके और वादे तस्वीरें खींच सकें। लेकिन वो कश्ती जैसी दरिया के निस चौड़ाई से ज्यादा आगे बढ़ी, दूसरे किनारे पर घने जंगल से फायरिंग होने लगी। लाइट मशीन गन से फायरिंग की जा रही थी। कोई फायरिंग करने वाला नजर नहीं आ रहा था। लगता था जैसे दरख्तों की शाखों ने गोलियां उगलनी शुरू कर दी हों। गोलियां कश्ती के आसपास दरिया के पानी में गिर रही थी। कश्ती में मौजूद औरतें और बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और फिर कश्ती का रुख तब्दील होना शुरू हो गया। वो मुख्तसर सा चक्कर काटती हुई भावों की समझ जा रही थी। अब वो दरिया की निस चौड़ाई से इधर आ गई थी।
जंगल से फायरिंग बंद हो गई थी। यह कश्ती वालों के लिए वार्निंग थी। सरदार थालूब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर कश्ती मजीद आगे बढ़ती तो गोलियां पानी के बजाय कश्ती में भरे हुए लोगों को निशाना बनाती। क्या 24 घंटे? हाँ 24 घंटे। सरदार थालूब ने मुझे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर कहा। जनरल खुराट के मुआफिज 24 घंटे दरिया की निगरानी करते हैं। वो रात की तारीकी में भी देख लेते हैं। कई ताले आजमाओं ने रात की तारीकी में भी दरिया पार करने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जगह से दरिया पार करके गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता? मैंने सवालिया निगाहों से सरदार थालूब की तरफ देखा। हाँ, थालूब ने इस बात में सर हिलाया। रास्ता अगरचे वो भी खतरनाक है, मगर 1% कामयाबी का इम्कान है। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैंने कहा, तो फिर आओ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। सरदार कहते हुए उठ गया। मैंने और जानकी ने भी कुर्सियां छोड़ दी। हम पार्किंग एरिया में आ गए। मेरा ख्याल था कि थालूब हमें दरिया के किनारे के साथ साथ किसी जगह ले जाएगा, लेकिन जब उसने जीप में बैठने का इशारा किया तो मैं पूछे बगैर ना रह सका। कहाँ जा रहे हो? बैठो, पता चल जाएगा, सरदार ने कहा। हम जीप में बैठ गए। सरदार थालूब ने स्टीयरिंग संभाल लिया। जीप पार्किंग एरिया से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मैं भी नहीं समझ सका था कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जीप सड़क से हटकर बाईं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता नायत पुरपीच और खतरनाक था। दोनों तरफ गुंजान झाड़ियां थी, जिससे रास्ता कुछ और तंग हो गया था। ऊपर से दरख्तों की शाखें भी नीचे तक झुकी हुई थी, जो जीप से टकरा रही थी। बाद जगह तो दरख्तों की झुकी हुई शाखें और झाड़ियां इस तरह फैली हुई थी जैसे रास्ता बंद हो, मगर सरदार थालूब जीप को आगे बढ़ाता ले गया। 10 किलोमीटर का फासला तय करके उसने जीप रोक ली और हम नीचे उतर आए और थालूब के पीछे चलते रहे। यहाँ पैदल चलने का भी कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। हम दरख्तों की झुकी हुई शाखों और गुंजान झाड़ियों में रास्ता बनाते हुए चलते रहे और फिर एक जगह रुक गए। थालूब इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। हमसे तकरीबन 10 फुट आगे मेरी तरफ घूमते हुए उसने अचानक ही पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल का रुख मेरी खोपड़ी की तरफ था। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। थालूब के मुंह से सांप जैसी फुनकार निकली। उसके होंठों पर बड़ी खौफनाक सी मुस्कुराहट थी। मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे दिल में हजारों ख्यालात और वसवसे आए थे। तो ये था सरदार थालूब का असल रूप। शायद वो भी जनरल खुराट का एजेंट था। अब तक उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब ढोंग था। और जब मैंने गोल्डन ट्राई एंगल जाने का फैसला कर लिया था तो उसने भी मुझे खत्म करने की ठान ली थी। इस वीराने में मुझे और जानकी को मौत के घाट उतार दिया जाए तो हमारे बारे में किसको पता चलेगा। मौत को इतना करीब देखकर मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होने लगा। मेरी जींस की हिप पॉकेट में भी पिस्तौल मौजूद था। अगर मैं पिस्तौल निकालने की कोशिश भी करता तो मेरा हाथ जेब तक पहुंचने से पहले ही थालूब मुझे गोली मार देता। मैंने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा। वो मुझसे 4 फुट के फासले पर खड़ी थी। खौफ से उसका चेहरा भी धुआं था। उसकी टांगों में हल्की सी कपकपाहट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। सरदार थालूब एक बार फिर सांप की तरह फुनकारा और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया।